ओके, चलेगा। स्टार्ट करते फ्रेंड्स, जल्दी से कल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट। आज थोड़ा सा ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन आपको देना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको देना है। सो आज का लेक्चर सजी तोड़ मजा आएगा आपको। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स। कल हमने स्टार्ट किया था बॉस, जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेरी जो भी कुछ है नोट्स के रिगार्डिंग, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, लेक्चर कब अवेलेबल होगा एक्सेट्रा, नोट्स कब अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स वो क्वेरी का जो अपना एंड का 15 मिनट्स है वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप वो बुक्स के रिलेटेड क्वेरी या फिर लेक्चर कब अपलोड होएगा वो रिलेटेड क्वेरी आप अभी मत पोस्ट कीजिएगा। जब 15 मिनट्स एंड में मैं रिवीजन या फिर आपका क्वेरी सेशन लेता हूं तब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, प्रेजेंट सर, कृणाल जी प्रेजेंट। ओके, चलेगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सर जी स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कॉस्ट। कॉस्ट क्या था? मॉनिटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स और यू आर अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। तो ये दो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो जो आपको एक्सपेंसेस लगता है वो सारे आपके कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ टेक्निक और प्रोसेस यूज किया जाएगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्टिंग। इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन कल देखा था, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल था। कॉस्ट अकाउंटिंग वहां से लेके वहां तक, क्या बोला मैंने? वहां से लेके वहां तक, यानी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने से फाइनल जो आपका कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने तक जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं वो सारे स्टेप्स कवर होते कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट फ्रेंड्स। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना, कॉस्ट रिकॉर्ड करना और एक प्रेजेंट करना कॉस्ट शीट में, पीरियोडिकल एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, दैट इज अ कॉस्ट शीट। ये सारा काम था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर आपको याद आ रहा है तो बोलते जाइएगा सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने वो एग्जाम्पल लेके कल डिस्कस किया था। एग्जाम्पल में मैंने एक फाइनेंशियल जो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग है उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैंने दिया था। फिर मैंने कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके एक प्रोडक्ट वाइज बाइफर्केशन दिया था और वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि बॉस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तीन ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही क्लियर थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट और एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड वन था आपका कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो आएगा आपका प्रॉफिट। अगले दो पॉइंट है जो आप क्लब भी कर सकते थे, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है ना सर। कॉस्ट कंट्रोल के वो 4 पॉइंट याद आ रहे हैं? वो 4 पॉइंट थे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करना था। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वो एक्चुअल के साथ कंपेयर करना था और अगर दोनों में डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया था फ्रेंड्स। वो डिफरेंस को हम लोगों ने नाम दिया था, दैट इज वरायंसेस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वरायंसेस यू आर गोइंग टू टेक सम मैनेजरियल एक्शन, ठीक है। जैसे मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया कि सर अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढो, थोड़ा बल्क में परचेस करो, ठीक है, थोड़ा कम क्वालिटी का परचेस करो एक्सेट्रा। तो आप कुछ मैनेजरियल एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ वरायंसेस आते हैं तो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कॉस्ट रिडक्शन। यहां पे मैंने एक सिंपल पॉइंट बताया था, कॉस्ट रिडक्शन थोड़ा लॉन्ग टर्म है। कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी अफेक्ट नहीं होएगा। कॉस्ट रिडक्शन में आपका जो फीचर्स है प्रोडक्ट का वो अफेक्ट नहीं होएगा। ये था आपका कॉस्ट रिडक्शन। डिस्कस आगे डिटेल में करने वाला है जैसे मैंने आपको कल बताया था। अगला पॉइंट था फ्रेंड्स, असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आपको हेल्प करनी है। अब मैनेजमेंट को क्या क्या डिसीजन लेना था, थोड़ा डिसीजन हमने कल डिस्कस किया था कि सर कौन सा प्रोडक्ट का कितना मिक्स होना चाहिए, मटेरियल या फिर आपके जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का सेल ज्यादा करना चाहिए एक्सेट्रा। तो ये कुछ मैनेजरियल डिसीजन लेते वक्त ये हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, समझा। अगला एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोग पहुंच गए थे ओवरहेड्स तक, या फिर सॉरी हम लोग पहुंच गए थे एक्सपेंसेस तक, ठीक है। तो वापस एक बार बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शीट जो आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप यू कॉस्ट शीट बना लेंगे फ्रेंड्स। 10 मार्क्स जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था, कॉस्ट शीट का हर एक अटेम्प्ट में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है।
तो अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड बेसिकली 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट थे। एक था आपका मटेरियल, एक था आपका लेबर जिसको आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, और तीसरा था आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल का 2 पार्ट था, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर का 2 पार्ट था, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एंड एक्सपेंसेस का 2 पार्ट था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा? ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो तीनों पार्ट है वो कहां पे जाएगा? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। एक ही आंसर अब मेरे तक पहुंचा है, दैट इज अशोक जी, इन्होंने आंसर दिया प्राइम कॉस्ट। ट्विंकल, इन्होंने आंसर दिया प्राइम कॉस्ट। ओके, वेंकटेश जी, इन्होंने आंसर दिया प्राइम कॉस्ट। मुकुल जी प्राइम कॉस्ट। केशा, ओके प्राइम कॉस्ट। श्रवण प्राइम कॉस्ट। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करेक्ट दे रहे, इट्स अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ओके, आई हैव गॉट द आंसर। यस सर, अब आप आंसर देना बंद कर दीजिएगा। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट ने, जैनील, दिव्या, जतीन, पवन, शिवम, चेतन, निकिता, इन सारे स्टूडेंट ने और सारे मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। तो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहां पे जाएगा? इट इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहां पे जाएगा? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा फटाफट से। ओवरहेड जाएगा, ओवरहेड जाएगा, ओवरहेड जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। ओवरहेड जाएगा जल्दी। हाँ, अब आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करना है, तो फटाफट आप आंसर देते रहिएगा। ओवरहेड्स में जाएगा, ओवरहेड्स में जाएगा। ओके, परफेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर देना बंद कर दीजिएगा। आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर। 99 नहीं, 100% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। ओके, ट्विंकल जी, प्रतीक, भावेश, निकिता, उमंग, पूजा, युक्ता, अमित जी, लोकेश, रवि। ठीक है, अरे बस 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 बस, अरे यस यस यस, एवरीवन इज करेक्ट। ओके, चलिएगा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आंसर आ चुका है, ओवरहेड्स में जाएगा। चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखना बंद कीजिएगा फ्रेंड्स। ओवरहेड्स आगे जाके क्लासिफाई कहां पे होता है? तो 3 कैटेगरी में ओवरहेड क्लासिफाई होएगा। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो 3 जगह पे आप यूज कर सकते हो। 1 फैक्ट्री, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दैट इज ऑफिस, एंड थर्ड वन इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। यहां पे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो सकता है। ठीक है, तो ओवरहेड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, आई होप ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड्स स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं कल के लेक्चर का, ओके, स्पेसिफिकली बात करते कल के लेक्चर का, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, डोंट वरी, ठीक है, वो तो यूट्यूब पे है ही अवेलेबल, लेकिन अभी भी आपने अगर ध्यान से सुना तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल क्या था? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटेरियल दैट कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, डायरेक्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप उसका कांस्टेंट है। सपोज एक शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 मीटर का कपड़ा लगता है, तो 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 100 मीटर्स का कपड़ा लगेगा। तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इसका कांस्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। राइट फ्रेंड, फिर काफी सारे एग्जाम्पल हमने लिए थे और आपने भी बहुत सारे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि अगर आप बेंच मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बेंच मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आयरन, स्टील, वुड, फर्नीचर के लिए जो लैमिनेट्स लगता है, जो पॉलिश कलर वगैरह ऊपर से लगता है, ऑल आर डायरेक्ट मटेरियल। एंड लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मटेरियल विल बी पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल विल बी पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स, अब आगे। आई होप ये डायरेक्ट मटेरियल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था इनडायरेक्ट मटेरियल।
मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज, मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज दैट कैनॉट बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जो कंज्यूम हो जाता है, जो एग्जॉस्ट हो जाता है, जो इवेपोरेट, वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो कंज्यूम हो जाता है, जिसका आइडेंटिटी नहीं रहता है फाइनल प्रोडक्ट में, विच कैनॉट बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, इज कॉल्ड एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल का हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आप आपके फैक्ट्री में क्लीनिंग मटेरियल यूज करते हो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप आपके फैक्ट्री में सपोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, आप मेन प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका जो मेन प्रोडक्ट है, सपोज आप बेंच मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर सेट है, और जनरेटर सेट में आप पेट्रोल डीजल डाल रहे हो, ठीक है, तो ये आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, आप जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मशीन आप यूज कर रहे हो, और मशीन में आप ऑयल लगा रहे हो, मशीन में आप ग्रीस लगा रहे हो, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। आप आपके फैक्ट्री में, फैक्ट्री की बात करो, अगर आपके फैक्ट्री में कुछ आप स्टेशनरी वगैरह यूज हो रहे हैं, सपोज कुछ रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करना है, फैक्ट्री के अंदर बोल रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं, ठीक है, तो भी वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर किया जाए, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो क्या क्या हो गया अपना, क्लीनिंग मटेरियल हो गया, या फिर आपका हो गया ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो इनडायरेक्टली यूज होता है, जो कंज्यूम हो जाता है एक्सेट्रा, या फिर कुछ स्टेशनरी आपने यूज किया फैक्ट्री में, वो भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिएगा अब आगे बात करते हैं, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट वन, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, सर जी फ्यूल का क्या करने का, अगर आप फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फ्यूल का क्या करने का, सपोज आपने गैस वगैरह यूज किया, ठीक है, तो उसका क्या करने का, तो आप ही मुझे बता दीजिए, मैंने एकदम सिंपल पॉइंट बताया, क्या वो फ्यूल फाइनल प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या, क्या वो फ्यूल फाइनल प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या, अगर नहीं, आंसर आपके सामने है। राइट फ्रेंड्स, जी हाँ, कुछ स्टूडेंट का क्वेरी है, वॉइस कम आ रहा है, आई डोंट थिंक सो, मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, और मेरा वॉइस एकदम यानी मैक्सिमम है, तो एक बार चेक कीजिएगा सर, वॉइस करेक्ट है, ऑडिबल है यानी, यस फ्रेंड जल्दी बताइएगा, परफेक्ट है, यस आई नो दैट, परफेक्ट है, सामने आ रहा है, ठीक है वॉइस, ओके क्लियर है। चलिएगा सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट लेबर, ओके परफेक्ट है, ओके चलिएगा ध्यान दीजिएगा सर, डायरेक्ट लेबर, ओके, तो डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या था, वर्कर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, वर्कर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, वो जो वर्कर है वो आपका डायरेक्ट वर्कर है। एंड सर डायरेक्ट वर्कर के बारे में हमने क्या लिखा था या फिर क्या देखा था, डायरेक्ट वर्कर कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और वर्क ऑफ डायरेक्ट लेबर कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। यस सर, डायरेक्ट लेबर नहीं दिखता है फाइनल प्रोडक्ट में, उसका काम फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि कारपेंटर फर्नीचर इंडस्ट्री में डायरेक्ट वर्कर है, राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ टेलर रेडीमेड इंडस्ट्री में, रेडीमेड फैक्ट्री में टेलर डायरेक्ट वर्कर है। ठीक है, हाँ यस सर, और डायरेक्ट वर्कर कहां पे जाएगा, तो आपका जाएगा वो प्राइम कॉस्ट में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर नहीं कर रहा है डायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो आ गया आपका इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, उसका काम नहीं दिखता है, इनडायरेक्ट वर्कर का काम फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल लिया था हमने, सर आपने सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे किया जो आपके फैक्ट्री का सिक्योरिटी करता है। ठीक है, तो वो सैलरी वगैरह आपने पे किया। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड, ये तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट लेबर है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से सुपरवाइज कर रहा है कि कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा है, लेकिन वो सुपरवाइजर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट एक्चुअल में नहीं करता है, वो बस काम देखता है किसने कैसे काम किया। ठीक है, तो वो जो सुपरवाइजर को आपने सैलरी पे किया वो इनडायरेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज वहां पे कोई क्लीनिंग स्टाफ रहेगा, उसको वेजेस या फिर आप सैलरी पे कर रहे हो, जो फैक्ट्री क्लीन करता है सिर्फ, ठीक है, जो फैक्ट्री मेंटेन रखता है, उसको अगर आपने वेजेस या फिर सैलरी पे किया तो वो भी आपका इनडायरेक्ट वेजेस कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे का पॉइंट हमने देखा था कि जो इनडायरेक्ट लेबर है वो इनडायरेक्ट लेबर कहां पे जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। नेक्स्ट, काफी सारे स्टूडेंट का मुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई आया था कि सर थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, आप वापस से बताइएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डिस्कस टुडे अगेन। ठीक है, मुझे एक 7-8 स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे क्वेरी आया था कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं समझाए, आप वापस समझाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप बिंदास व्हाट्सएप करते जाइएगा, क्वेरी आप पूछते जाइएगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व और डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, यानी अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगर खर्चा डायरेक्टली वही प्रोपोर्शन में बढ़ता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कल का ही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सपोज सीए इंटरमीडिएट का, ओके, सीए इंटरमीडिएट का मैंने बुक प्रिपेयर किया, सारे मेहनत मैंने किया, ठीक है, तो वो जो बुक का कॉस्ट है सपोज 500 रुपीज है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, कम ज्यादा हो सकता है, बाद में रिफंड नहीं मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा नहीं, ये कम ज्यादा हो सकता है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। तो 500 रुपीज का नोट्स है, सपोज वी स्मार्ट एकेडमी 500 रुपीज में नोट्स बेचता है, लेकिन सपोज ये नोट्स की पूरी मेहनत मेरा है, पूरा दिमाग मेरा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं वी स्मार्ट एकेडमी से ये थोड़ा रॉयल्टी लूंगा। क्या रॉयल्टी लूंगा, क्योंकि अब ये जो बुक्स है वो सेल तो वी स्मार्ट एकेडमी करेगा, 500 रुपए तो वी स्मार्ट एकेडमी को मिलेगा, लेकिन मैंने भी तो कुछ उस पर यानी दिमाग लगाया या फिर मेरा भी उसमें मेहनत है। तो मेरा और सपोज वी स्मार्ट एकेडमी का टाइप हुआ है, और वो टाइप क्या है कि ये जो नोट्स है 20% दर्शन तुझे रॉयल्टी मिलेगा। जी हां, 20% दर्शन तुझे रॉयल्टी मिलेगा। अगर हम एक बुक बेचते हैं तो दर्शन तुझे 200 रुपए का, सॉरी 20% यानी आई गेस 100 रुपीज का दर्शन तुझे रॉयल्टी मिलेगा। ओके, तो अब आप ही मुझे बताइएगा, आप आंसर लिखते जाइएगा। ओके, आप आंसर लिखते जाइएगा। अगर वी स्मार्ट एकेडमी ने 10 बुक्स सेल किए मेरे, तो वी स्मार्ट एकेडमी को 500 रुपए पर बुक के हिसाब से 5000 रुपीज मिल जाएगा। ओके, और मुझे एज ए रॉयल्टी डायरेक्टली कितना पैसा मिलेगा, अब आप आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, अरे फटाफट आंसर दो, क्या कर रहे हो। 1000 रुपीज का रॉयल्टी मिलेगा, 1000 रुपीज का, फटाफट आंसर दीजिएगा, फास्ट आंसर दीजिएगा। कितने का, 1000 रुपीज का मुझे रॉयल्टी मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, कैसे आपने कैलकुलेट किया, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर करते हो तो 1000 रुपीज का मुझे रॉयल्टी मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, 1000 का रॉयल्टी मिलेगा। सपोज वी स्मार्ट एकेडमी ने 100 बुक्स सेल किए बॉस, वी स्मार्ट एकेडमी इन्होंने 100 बुक्स सेल की है सपोज, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपीज का एक बुक्स है, तो इनको 50,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है सर जी, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मुझे कुछ रॉयल्टी मिल रहा है। कितना रॉयल्टी मिलेगा फ्रेंड, 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपए का मुझे रॉयल्टी मिलेगा। चलो पार्टी करते फ्रेंड्स, 10,000 रुपए मुझे रॉयल्टी मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, एक बुक का मुझे 100 रुपए रॉयल्टी, 10 बुक का मुझे 1000 रॉयल्टी, 100 बुक्स का मुझे सपोज 10,000 रुपए का रॉयल्टी है। तो जैसे जैसे वी स्मार्ट बुक्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस या फिर सेल करते जाएगा, जैसे जैसे वी स्मार्ट एकेडमी ज्यादा से ज्यादा बुक सेल करते जाएगा, वैसे वैसे उनको, वी स्मार्ट एकेडमी को मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो वी स्मार्ट एकेडमी के एंगल से देखते हैं, वी स्मार्ट एकेडमी के लिए रॉयल्टी क्या है बॉस, वी स्मार्ट एकेडमी के लिए रॉयल्टी एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उनको पता है एक बुक मैन्युफैक्चर किया तो 100 रुपए रॉयल्टी दर्शन लेके जाएगा, 10 बुक्स मैन्युफैक्चर किया 1000 रुपए का रॉयल्टी दर्शन लेके जाएगा, 100 बुक्स मैन्युफैक्चर किया तो 10,000 रुपए का रॉयल्टी दर्शन लेके जाएगा। इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या अब आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस विद दिस एग्जांपल एब्सोल्युटली क्लियर है फ्रेंड्स? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझा है।
अब कुछ स्टूडेंट को ये जॉब चार्जेस, जॉब वर्क वगैरह ये नहीं समझा था। जॉब चार्जेस क्या है सर जी, ये नहीं समझा। ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं वापस बताता हूं जॉब चार्जेस क्या है। ओके फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। आप, हाँ आप, यस सर, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका बेंच मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्री है, आपका बेंच मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्री है, और आप फ्रेंड्स बेंच तो मैन्युफैक्चर करते हो, लेकिन मेरे फैक्ट्री से आप वो बेंच कलर करके लेके जाते हो। ठीक है, तो वी स्मार्ट एकेडमी ने आपके कंपनी को, आपके कंपनी का नाम है चैंप लोग लिमिटेड। ठीक है, आपके कंपनी का नाम है चैंप लोग लिमिटेड। वी स्मार्ट एकेडमी ने इसका ऑर्डर आपको दिया है। आपकी कंपनी का नाम है चैंप लोग लिमिटेड, एंड चैंप लोग लिमिटेड ये बेंच मैन्युफैक्चर करता है। 100 बेंच का ऑर्डर वी स्मार्ट एकेडमी ने इनको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बेंच का जो कोटेशन है वो सपोज 1000 रुपीज आपने दिया। चैंप लोग, आपने वी स्मार्ट एकेडमी को बोला, अरे वी स्मार्ट, एक बेंच का 1000 रुपीज, 100 बेंच का 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वी स्मार्ट एकेडमी बोला चलेगा ना बॉस, हमारा करोड़ों में इनकम है, ये क्या है, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ले लेंगे। ओके, तो अभी आपने ये 100 बेंच का ऑर्डर तो ले लिया, आप पूरा बेंच वगैरह असेंबल करते हो, ठीक है, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ करते हो, ठीक है, लेकिन आपके फैक्ट्री में पेंट मशीन नहीं है। ठीक है, आपके फैक्ट्री में पेंट मशीन नहीं है, तो इमीडिएटली आपने मेरे कंपनी को डीसी पेंट्स, आपने मेरे कंपनी को बोला, देख भाई ये 100 बेंच का ऑर्डर आया है, ठीक है, एक बेंच पेंट करने का तू कितना पैसा लेगा? तो मैंने बोला भाई एक बेंच पेंट करने का 100 रुपए लूंगा, एक बेंच पेंट करने का 100 रुपए लूंगा। ठीक है ना, तो अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा, मेन ऑर्डर मिला था चैंप लोगों को, यानी आपको मेन ऑर्डर मिला था चैंप लोगों को, लेकिन वो ऑर्डर में से कुछ काम आपने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, किसी और को जॉब पे दे दिया, तो इसको बोलते जॉब वर्क, इसको बोलते सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब आप मुझे बताएंगे चैंप लोग कंपनी को कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा डीसी पेंट्स को, जल्दी से बताइएगा, वो मुझे आप कितना पैसा पे करेंगे एज अ जॉब चार्जेस, एज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, वॉट एवर, ये नाम आपसे बताइएगा। ₹10,000 मिलेगा, आर यू श्योर? देखो एक बेंच का 100 रुपीज कंफर्म हुआ था, ऐसे 100 बेंच है, तो मैं कितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, इज इट 10,000? परफेक्ट है सर, 10K। ओके दिव्या जी, 10K। ताहा, इमांशी, प्रतीक, अनुजा, निकिता जी, प्रीतेश जी, ओके 10,000 रुपए। तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर है फ्रेंड्स? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, क्योंकि अगर वी स्मार्ट एकेडमी ने और 200 का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ये 100 बेंच तो उन्होंने एक क्लासरूम में लगा दिया, और 200 बेंच का ऑर्डर दिया, तो आपको नहीं लगता है कि आप मुझे 20,000 रुपए पे करेंगे? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे आप सोचिए, अब बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आ रहा है फ्रेंड, कि ये जो चैंप लोग है, ये चैंप लोगों ने डीसी को 100 बेंच के लिए 10,000 दिया, फिर वी स्मार्ट ने और 200 बेंच का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो वी स्मार्ट ने 200 बेंच का ऑर्डर दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आप मुझे कितना पे करेंगे? 20,000 पे करेंगे। तो कैन यू से दैट आपका प्रोडक्शन डबल हो रहा है, 100 का 200 हो रहा है, और मेरा जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस है वो भी मुझे डबल मिल रहा है, 10,000 का 20,000 मिल रहा है। यानी प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन बढ़ेगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस बढ़ेगा, सो प्रोडक्शन कम होएगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस कम होएगा। परफेक्ट है फ्रेंड्स, ये दो एग्जाम्पल्स है, ये आई थिंक सो दिमाग में सजी छाप गया आपके।
ओके, झेपा आप सब लोगों को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस झेपा है सब लोगों को? चलेगा? यस सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग सेम है। गॉट इट नाउ? ओके अशोक जी, गॉट इट नाउ, वेरी गुड। अरे झेपा क्या? अरे झेपा या ओवरहेड से? अरे झेपा या ओवरहेड से? क्या इंटरेस्टिंग स्पेलिंग आ रहे झेपा क्या? अच्छा, झेपा मीन्स समझा क्या? तोड़ मालिक। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स। चलिएगा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, माइंड में घुस गया, ओके। चलिए, तोड़ मालिक। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज इनडायरेक्टली इनकर्ड, ओके, प्रोडक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो मटेरियल और लेबर छोड़ के खर्चा होना चाहिए वो, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रीसिएशन, ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस आपने निकाला, ओके, आपने किसी और पर्सन से यानी आउटसाइड एजेंसी से रिपेयरिंग वगैरह करवा के लिया, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने थर्ड पार्टी से मेंटेनेंस करवा के लिया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी का रिपेयर्स एक्सेट्रा, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, चलेगा। तो यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। अब आगे थोड़ इंपॉर्टेंट मालिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ ओवरहेड्स। आउटसोर्सिंग किस में आएगा? अभी तो डिस्कस किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आगे से चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ओवरहेड्स। और भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो एंड वाले जो 15 मिनट्स का अपना डाउट सेशन है उसमें आप पूछ लीजिएगा। चलिएगा, अब आगे बढ़ रहे फ्रेंड्स, आर यू रेडी? शुड वी स्टार्ट विद द ओवरहेड्स? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक भी इसका हमें करना है। तो शुड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओवरहेड्स। चलिएगा, जल्दी से रिप्लाई करते रहिएगा। ओके, चलिएगा, स्टार्ट। यस, ठीक है फ्रेंड्स। अब ओवरहेड्स क्या है? चलेगा, यस सर, स्टार्ट कर दीजिएगा। यस सर, अब सुनिएगा फ्रेंड्स, ओवरहेड्स क्या है? जी हाँ सर जी, ओवरहेड्स क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी कुछ है वो सारे के सारे क्लासिफाई होने वाला है आपका ओवरहेड्स में, राइट फ्रेंड्स। ओवरहेड 3 कैटेगरी में जाने वाला है, ओवरहेड्स 3 कैटेगरी में जाएगा। सबसे पहला कैटेगरी है ओवरहेड्स का, सबसे पहला कैटेगरी है प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। सेकेंड वन था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, थर्ड वन था आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब पूरा कंसंट्रेशन के साथ सीखेंगे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब मुझे वापिस से डाउट नहीं आपने पूछना चाहिए, आप ये कॉमन नाम है ये याद रखिएगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड बोला तो भी चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला तो भी चलेगा, या फैक्ट्री ओवरहेड बोला तो भी चलेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कभी कभी प्रोडक्शन वर्ड यूज करता है, कभी कभी फैक्ट्री यूज करता है, या कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग, तो वन एंड द सेम है सर। अब फ्रेंड्स, प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स, अब लास्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री में लगता है, अगर फैक्ट्री में लगता है तो ये आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, बहुत सिंपल मैंने बाइफरकेशन दिया हुआ है,
बहुत सिंपल बाइफर्केशन दिया है, अगर आप चेक कर सकते हो सर, एकदम सिंपल बाइफर्केशन दिया है। अब फैक्ट्री में कौन से इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री में कौन से इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री में कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आगे जी हाँ सर जी। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में कौन सा ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। ऑयल, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल आपने यूज किया, क्लीनिंग मटेरियल आपने यूज किया, और अगर फैक्ट्री के अंदर आपने कुछ स्टेशनरी यूज किया, सपोज प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए, बराबर है, वो काउंटिंग का रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए आपने कुछ स्टेशनरी वगैरह यूज किया, लेकिन प्रोवाइडेड वो फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, ऑफिस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑफिस के अंदर है तो वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था आपका इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री। ऑयल, कंज्यूमेबल्स, ठीक है, कंज्यूमेबल यानी जो कंज्यूम हो सकता है, सपोज वाटर यूज किया आपने, बाहर से क्या से वाटर परचेज करके लेके आ गए, और वो आपने हीट जनरेट करने के लिए वाटर वगैरह यूज किया, बॉईल करने के लिए बॉयलर हाउस में वाटर यूज किया, पेट्रोल डीजल आपने यूज किया, जो कंज्यूम हो जाता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। क्लीनिंग मटेरियल हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी यूज इन अ फैक्ट्री। समझ गया, एकदम अच्छे से झेपा सर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बॉस, इनडायरेक्ट लेबर। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपने ही दे दिया था कल। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर के देखने हैं, तो बॉस सबसे पहले तो आपका फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फैक्ट्री का मैनेजर, ठीक है। उसके बाद था सर जी क्लीनिंग स्टाफ का वेजेस। जी हाँ, किसका? क्लीनिंग स्टाफ का वेजेस, सिक्योरिटी स्टाफ का वेजेस, ये सारा जाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, काफी सारे एग्जांपल दिए, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा रेंट, रेट, टैक्सेस, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है उसका रेंट पे किया, रेट्स एंड टैक्सेस पे किया फैक्ट्री के बिल्डिंग के। इनकम टैक्स नहीं बॉस, इनकम टैक्स नहीं, ये फैक्ट्री का आपने टैक्स, रेंट और रेट्स पे किया है। ओके, देन रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग भी आएगा यहां पे, रिपेयर किया फैक्ट्री बिल्डिंग को, मशीनरी को आपने रिपेयरिंग किया, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है सर। फैक्ट्री के लाइटिंग एक्सपेंसेस, ट्यूबलाइट वगैरह, फैन वगैरह लगाया है फैक्ट्री में वेंटिलेशन के लिए एक्सेट्रा, और दिखना चाहिए इसलिए, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। क्लीन करने के लिए एक्सपेंसेस, किसी और से करवा के लिया, आपके खुद के वर्कर से क्लीन नहीं करवा के लिया, ठीक है, एक थर्ड पार्टी को बुलाया और उसको बोला भाई तू चार्ज जो भी कुछ है वो कर दे और फैक्ट्री क्लीन करके दे दे। नेक्स्ट, फैक्ट्री के टेलीफोन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के टेलीफोन एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट को, ओके, एक अच्छा क्वेरी पूछा है लोकेश जी ने, लेबर कॉस्ट जो है उसको वेजेस बोलने का या फिर सैलरी बोलने का? अच्छा क्वेरी है कि लेबर कॉस्ट बोलने का या सैलरी बोलने का, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना उनको वेजेस मिलता है, और ठीक है, और थोड़ा सा मिडिल या ऊपर लेवल पे काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। अब मैनेजर को वेजेस नहीं मिलता है, मैनेजर को सैलरी मिलता है। सुपरवाइजर को वेजेस नहीं मिलता है, सुपरवाइजर को सैलरी मिलता है, लेकिन वो मशीन मैन रहता है जो मशीन पे काम करता है उसको वेजेस मिलेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। जी हां सर जी। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपका टेस्ट है, देखते कितना लोग बराबर से आंसर देते हैं। आपका टेस्ट है, देखते कितना लोग आंसर देते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर कहां पे होएगा? रॉ मटेरियल स्टोर कहां पे होएगा? जल्दी से, रॉ मटेरियल स्टोर कहां पे होएगा? अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे यही आंसर एक्सपेक्टेड थे। कुछ लोग बोल रहे गोडाउन, कुछ लोग बोल रहे वेयरहाउस, और स्टोर हाउस कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो यही पॉइंट के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके दिमाग में जो जो पॉइंट है वो बोलते जाइएगा, क्योंकि क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स,
कॉस्टिंग में स्टोर रूम एंड वेयर हाउस ये अलग कंसीडर किया जाता है। बॉस, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है और वेयर हाउस में फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम यूज करना आप। रॉ मटेरियल कहां पे स्टोर होता है? तो स्टोर रूम में। ठीक है, और वेयर हाउस में क्या स्टोर होता है सर जी? फिनिश गुड स्टोर होता है। इसके बाद वाला पॉइंट है कि स्टोर रूम कहां पे रहता है? तो स्टोर रूम रहता है आपका फैक्ट्री में। ऑब्वियसली ना, प्रोडक्शन जहां पे करना है वहां पे तो रॉ मटेरियल लगेगा ना। ठीक है सर जी, प्रोडक्शन करना है पुणे में और सर जी स्टोर रूम रखा है आपने नासिक में, चलेगा क्या? नहीं ना, जहां पे आपका फैक्ट्री वहां पे आपको स्टोर रूम रखना पड़ेगा। अच्छा, वेयर हाउस कहां पे रखते हो? सर ऑब्वियसली वेयर हाउस फैक्ट्री के बाहर ही रहता है। से फॉर एग्जांपल मेरा फैक्ट्री नासिक में है, मेरा फैक्ट्री नासिक में है और मुझे ऑल ओवर इंडिया में मेरा फैक्ट्री नासिक में है, मुझे ऑल ओवर इंडिया में गुड्स भेजना है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट गुड फ्रॉम द नासिक बट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज ऑल गुड फ्रॉम मुंबई। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो वेयर हाउस है वो मुंबई के आजू बाजू रखूंगा सो दैट मुंबई से मैं सारे जगह पे जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, चलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका स्टोर रूम का और वेयर हाउस का। ठीक है, चलिए अब कुछ रैपिड फायर खेलते हैं। स्टोर रूम का रेंट, स्टोर रूम का रिपेयर्स, स्टोर रूम का मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस, स्टोर रूम का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टोर रूम में आपने सपोज कुछ फर्नीचर किया है उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है और मुझे आंसर एक ही मैसेज में पूरा आंसर चाहिए, एक ही मैसेज में पूरा आंसर चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो, क्योंकि जितना मुझे कल क्वेरी आया था उससे मुझे ये पता चला कि कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है कि मटेरियल किसको बोलते हैं, लेबर किसको बोलते हैं और एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन हो रहा था, 5-6 मैसेज मुझे आए थे, तो मैं और क्लैरिटी लाता हूं। ओके, स्टोर रूम के मैंने एक्सपेंसेस दिए हैं, जो भी कुछ खर्चा कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि ये मटेरियल है या फिर ये लेबर है या फिर ये एक्सपेंसेस है। ओके, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप एक साथ तीनों क्वेश्चन के आंसर देना। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इज इट अ फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इंडिविजुअल आंसर मत देना, एक ही मैसेज में तीनों क्वेश्चन के आंसर देना सो दैट आई कैन चेक योर आंसर। अदरवाइज ये बहुत ही इतने सारे लोग जुड़े हैं लाइव सेशन के लिए, मुझे वो डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, चलिएगा फटाफट से, फटाफट से। क्या बात है उमंग जी, पवन, दिव्या, दिव्या जी, रवि जी, कमलेश जी, वेंकटेश जी, आदित्य जी, पूरा आंसर लिखिएगा, जीनल जी, ओके वेरी गुड वेरी गुड, निकिता जी, क्या बात है। अरे थोड़ा, अरे धीरे धीरे, मेरे को पढ़ते भी नहीं हो रहा है। प्रगति जी, सुनीता जी, ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट, माय गॉड। राहुल जी, प्रतीक जी, ओके, युक्ता जी, कौशिक जी, हर्षा जी, ओके, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है और एकदम करेक्ट आंसर दिया है। मैं देख पा रहा हूं 99% स्टूडेंट ने आंसर बराबर दिया है, 1% भी आई गेस किसी ने गलत नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि रेंट पे किया, रिपेयर किया, मेंटेनेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी या डेप्रिसिएशन। ये क्या है, मटेरियल है? ऑब्वियसली नहीं फ्रेंड्स, मटेरियल किसको बोलते हैं भाई? टेंजिबल कुछ तो आना चाहिए हाथ में।
ओके, उसको मटेरियल बोलेंगे ना। वुड लेके आ गए, आयरन एंड स्टील लेके आ गए, ये मटेरियल है। लेकिन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सर कुछ टेंजिबल आ ही नहीं रहा है ना, तो ये मटेरियल नहीं है। रेंट क्या वर्कर को पे करते हैं क्या, या वो सैलरी है? आंसर इज नो। तो ये लेबर नहीं, तो ऑब्वियसली आपने परफेक्ट आंसर दिया, दैट इज ये एक्सपेंसेस है। तोड़ मालिक, शाबाश। इसके बाद ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अब आप मुझे बताइएगा, स्टोर रूम में प्रोडक्शन होता है या एग्जैक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्शन होता है? आपका आंसर रहेगा प्रोडक्शन फ्लोर पे। तो ये स्टोर रूम में डायरेक्टली प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं सर, ये स्टोर रूम इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। रॉ मटेरियल सप्लाई कर करके रॉ मटेरियल सप्लाई कर करके वो हेल्प कर रहा है सर। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है, आपके दिमाग में फिट हो गया ये। तो ये डायरेक्टली नहीं है सर जी, ये तो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। क्या बात है। अब आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि बॉस ये जो है ये फैक्ट्री में लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन में लगा है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है? तो बराबर है सर जी। स्टोर रूम थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, बहुत एकदम सिंपल पॉइंट डिस्कस किया था कि स्टोर रूम कहां पे रहेगा? भाई फैक्ट्री में ही रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल स्टोर्स फैक्ट्री में ही तो करना पड़ेगा। तो ये कौन से ओवरहेड्स आ गए? ये आ गए आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बात है सर, ये 3 पॉइंट समझा? कैसे वर्किंग करना है समझा सब लोगों को? सबसे पहले क्या देखना है, क्या ये मटेरियल है या लेबर है या ये एक्सपेंसेस है? ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके, फिर आपको ये देखना है कि ये फैक्ट्री में लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन में लगा है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है। तो चैंप लोग, अब आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते। आई होप क्लैरिटी आ रहा है अभी आपको। यस सर, ऑब्वियसली क्लैरिटी आएगा सर जी। ये 3 स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, चलिए मैं अगला आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी हां सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्री है, ठीक है? तो आपके फैक्ट्री में एक सेक्शन में फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो। सर जी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कुछ मटेरियल लगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट लगा। सपोज सबसे पहला कॉस्ट आपको लगा पेट्रोल, दूसरा लगा सपोज डीजल, ठीक है? इसके बाद तीसरा लगा सर आपको ऑयल। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको सपोज वहां पे कुछ वर्कर लोग हैं, उनको वेजेस पे किया, ठीक है? वो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, ठीक है? एक काम करते, ये वर्कर वगैरह बाद में पूछता हूं, चलो जल्दी बताइए। वो वही अपना 3 स्टेप, क्या ये मटेरियल है, क्या ये लेबर है, क्या ये एक्सपेंसेस है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये डायरेक्ट है या आपका इनडायरेक्ट है, और तीसरा क्वेश्चन क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है? चलिए
अरे 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 अरे, आप कैसे आंसर लिख रहे हो? आंसर में मैंने आपको क्या बोला था, एक ही आंसर में मुझे तीनों चाहिए, सो दैट आई कैन चेक। अच्छा, ये पेट्रोल डीजल एंड ऑयल, पेट्रोल डीजल एंड ऑयल आपने यूज किया, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे सर जी ये मटेरियल है, ओके। लेबर नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट है। कैसे क्या इनडायरेक्ट है? ये मटेरियल फर्नीचर के लिए यूज हो रहा है? नो 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 नो, ये मटेरियल मटेरियल यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर के लिए यूज हो रहा है। आहा, ये उसके लिए और वो उसके लिए। जो मटेरियल लगा है वो फर्नीचर के लिए नहीं लगा है, ये मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और इलेक्ट्रिसिटी मशीन के लिए यूज, फर्नीचर के लिए यूज किया। इसका मतलब डायरेक्ट थोड़ी हो गया, ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया, ओके। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहां पे था? ये मैंने बोल दिया, ये आपका फैक्ट्री में था, तो ये क्या आएगा आपका, फैक्ट्री के ओवरहेड्स आएगा। ओके, ठीक है सर। अब एक और क्वेश्चन आपसे, आई होप आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपसे, है ना। फ्रेंड्स आपके फैक्ट्री में फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वही एक फैक्ट्री के एक पार्ट में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या फिर टेस्टिंग है, जो नए नए डिजाइन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहता है, नए नए मटेरियल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहता है। या फिर ये जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है ना, वो चेक करता है प्रोडक्शन बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है, मटेरियल आपने क्वालिटी का लाया या आपने क्वालिटी का नहीं लाया, ये वो चेक करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेस्टिंग डिपार्टमेंट है ना, वहां पे टेस्टिंग मटेरियल आपने यूज किया, टेस्टिंग मटेरियल आपने यूज किया, ठीक है। टेस्टिंग मटेरियल जैसे लैब वगैरह रहता है ना, लैब में कुछ टेस्टिंग के लिए मटेरियल रहता है, ठीक है। हमने स्कूल में बहुत सारे ये जो साइंस के प्रैक्टिकल करते हुए बहुत तोड़फोड़ किया रहेगा ना, तो वो आप समझिए, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D, ओके। तो टेस्टिंग मटेरियल यूज किया, चलो जल्दी आंसर लिखिएगा। मटेरियल लेबर है, या फिर सपोज आपने ना कोई केमिकल यूज किया, यस सर जी केमिकल यूज किया ये टेस्टिंग करने के लिए सपोज, तो आप जल्दी से लिखिएगा 1 2 3 1 2 3, वो 3 क्वेश्चन, ये मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और फ्रेंड्स ये फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप आंसर लिख रहे हो सर जी ये जो टेस्टिंग है वो मटेरियल है। सर क्या मजा ले रहे हो सर, आपने तो लिखा है ना मटेरियल, ओके, ये मटेरियल। आंसर इज इनडायरेक्ट है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है मेरा फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए, ओके। और इसके बाद ये कहां पे लगा है, तो मेरा ये फैक्ट्री में लगा है, ये कहां पे लगा है, मेरा फैक्ट्री में लगा है, ओके। मटेरियल है, इनडायरेक्ट है, और प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो जल्दी 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 सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो अभी, चलो आ गया, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करो, जल्दी से आप आंसर देंगे। जी हां, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यह है, मैनेजर का सैलरी पे किया, ये R&D का एक मैनेजर था, या ये टेस्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर था, सैलरी था, और यहां पे कुछ लोग काम कर रहे थे, उनको मैंने वेजेस पे किया सर। अरे बोलो आंसर दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जरा जरा जल्दी आंसर दो। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, वहां पे एक मैनेजर था, उसको सैलरी पे किया सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट था, वहां पे वर्कर से वो टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको आपने वेजेस पे कर दिया, सपोज 10,000 रुपीज का पूरे मंथ का वेजेस है। तो जल्दी से बताइए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक, 1 2 3 बोलो, ओके। तो सबसे पहले तो आपने एकदम बराबर बोला कि हाँ सर, सर ये लेबर है, सैलरी और वेजेस इसका मतलब क्या है सर, ये लेबर है, ओके जेपा। इसके बाद सर ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये वर्कर ने डायरेक्टली प्रोडक्शन किया ही नहीं है, प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली हेल्प किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली हेल्प किया है रॉ मटेरियल टेस्टिंग वगैरह करके, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चर नहीं किया है,
ओके और ये लगा कहां पे? ऑब्वियसली ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, ये कहां पे रहेगा? आपके फैक्ट्री में रहेगा। तो ये कौन से ओवरहेड है? फैक्ट्री ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक है, गया दिमाग में सर? बहुत डिटेल में मैंने आज एक्सप्लेन किया सर जी, बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जांपल ले लेके एक्सप्लेन किया है। आई होप ये 100% आपके दिमाग में फिट हो गया है। 100% आप, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। जी हां, चलेगा। चलो चलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, सीए लोग, अब आपके काम में चलते हैं। ठीक है, अरे सीए लोग, अरे चैंप लोग, सीए बनने के बाद ऑडिट करने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग का वगैरह देखने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह करने के लिए आप कहां पे जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गया ना? ऑफिस में क्या रहेगा? ठीक है, प्रोडक्शन वाले लोग ऑफिस में नहीं आते हैं। ऑफिस में क्या है सर जी? ऑफिस में सारे जनरली सैलराइड पर्सन रहते हैं, इनको सैलरी मिलता है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जी हां सर जी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपका ऑफिस में इनकर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इनकर होता है, ठीक है, तो वो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, वो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ओके, वो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ठीक है सर जी, ईमानदारी में आगे का मत पढ़ना, ईमानदारी में आगे का मत पढ़ना सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आपसे आंसर चाहिए। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आंसर चाहिए, देखना मत आगे के जो नोट्स आपने ना डाउनलोड किया वो देखना मत, फटाफट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपका जो ऑफिस है, वो ऑफिस में प्रिंटिंग मटेरियल है, स्टेशनरी है, जो चोरी होता है, स्टाफ चोरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर है, देखिए सर, सीए फाइनल के जो कुछ स्टूडेंट रहते हैं ऑफिस का कैलसी यूज करते हैं। अब कैसे समझने का? कैलसी खुद का नहीं, ऑफिस का है। धपाधप अगर कैलकुलेशन करते ना, जोर जोर से मार मार के करते, तो समझ जाने का वो जो कैलकुलेटर है वो ऑफिस का है। गुस्सा आया, गिरा दिया, समझ लेना कैलकुलेटर ऑफिस का है। ठीक है, तो प्रिंटिंग मटेरियल, स्टेशनरी, ठीक है, आपने यूज किया। पहले तो ये बताइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जल्दी बताइएगा। मटेरियल है सपोज, और मैं क्लीनिंग के लिए मटेरियल यूज किया आपके ऑफिस में। ठीक है सर जी, आप फुकट का कॉफी पी रहे हो, फुकट में एकदम ऑफिस में, हर आधे घंटे में कॉफी चेप रहे हो। ठीक है, हर आधे घंटे में हावड़े जैसे कॉफी चेप रहे हो आप। ओके, तो इसके लिए कुछ कॉफी के लिए वो मिल्क वगैरह, ठीक है, और शुगर वगैरह ऐसा कुछ तो भी आपको लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है सर जी? तो ये तो आ गया, मटेरियल आ गया। ओके ओके, ये मटेरियल आ गया। क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? नहीं 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 नहीं, ये तो फर्नीचर इंडस्ट्री है, और फर्नीचर के लिए ये प्रिंटिंग मटेरियल, स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज हुआ है, ठीक है, जो आप कॉफी चेप रहे हो, ठीक है, और क्लीनिंग मटेरियल एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये फर्नीचर के लिए यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट। ओके, और ये कहां पे यूज हुआ है दोस्तों? ये यूज हुआ है ऑफिस में, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसको आप ऑफिस ओवरहेड भी बोल सकते हैं। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है फ्रेंड्स। बस आपको ऑब्जर्व करना है, फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तोड़ मालिक। चले, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वो आपका अकाउंटेंट है, उसको सैलरी पे किया, अकाउंटेंट है, सैलरी पे किया। ठीक है, ऑफिस का सर जी पीयून है, ओके, ऑफिस का जो स्टाफ है वो स्टाफ को सैलरी पे किया। ऑफिस में जो मेंटेनेंस रखते हैं, वो मेंटेनेंस का आपने सपोज
वेजेस पे किया, वर्कर लोगों का वो जो है वो वेजेस पे किया, ठीक है, ऑफिस में। इसके बाद आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर आपको सैलरी, आपका सैलरी वगैरह ले रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा ये क्या है सब कुछ। सबसे पहले तो क्या है, मटेरियल है, लेबर है, या वेजेस है, या फिर एक्सपेंसेस है? फास्ट आंसर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 जल्दी। ओके, आंसर आ गया है। रितेश जी, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। विधि जी, ओके। सबसे पहले तो भाई ये मटेरियल नहीं है, वेजेस और सैलरी आ गया, इसका मतलब ये लेबर है। ओके, सबसे पहले तो ये डिसाइड किया। सेकंड, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन में थोड़ी इन्होंने कुछ काम किया है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और नेक्स्ट वन, ये कहां पे है, कहां पे काम कर रहे हैं? फैक्ट्री में? नहीं नहीं, ये काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सर आप लोग तो चैंप हो गए सर, आप ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हो, फटाफट आंसर दे रहे हो। वी आर इन जस्ट सेकेंड लेक्चर, और करके लेक्चर में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सेकेंड लेक्चर में आप देखिए कितना क्लैरिटी आ रहा है। सर सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट ये सब्जेक्ट का यानी बहुत टेंशन, कुछ लोगों का रहता है भाई कॉस्टिंग में 40 आ गए तो भी बहुत है, कॉस्टिंग में 40 आ गए तो भी बहुत है। लेकिन आप सही मानो, जैसे ही अपने लेक्चर कंप्लीट होएगा तो आप ही बोलेंगे सर इससे ज्यादा स्कोरिंग का सब्जेक्ट पूरे सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, ठीक है। आगे से आप बोलेंगे सर आप पढ़ाते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, आप रुकिए ना सर, आप एंड तक रहिए, आप आगे का टॉपिक आएगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा, आगे का टॉपिक और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और सर जी मजा आएगा। स्कोर करना बहुत इजी है ये सब्जेक्ट में, रादर अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स भी आपका अच्छा खासा स्कोरिंग है, लेकिन यहां पे और मजा आएगा, चलिएगा सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, ये जो आप ऑफिस बिल्डिंग, उसका रेंट पे किया, उसका रेट्स पे किया, उसका टैक्सेस पे किया। वो जो फैक्ट्री का बिल्डिंग खुद का अगर रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन, आपका ये जो ऑफिस है वहां पे जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है। ये जो फैक्ट्री ऑफिस, सॉरी ऑफिस है, यहां पे टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इंटरनेट एक्सपेंसेस है, ओके। इसके बाद मेंटेनेंस का ट्रैक किया आपने आपकी वहां पे इक्विपमेंट का। इसके बाद वहां पे फर्नीचर पे बैठे हो आप, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है। अरे कितने सारे एग्जांपल्स मैंने ले लिए, ठीक है। वहां पे इंश्योरेंस किया आपने, बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया, ठीक है। वहां के वर्कर लोगों का, सॉरी एम्प्लॉय लोगों का आपने इंश्योरेंस किया, ठीक है। कि अब आप आंसर दीजिएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फटाफट से आंसर दीजिएगा। यस सर। वन टू थ्री, यस सर। तो सबसे पहले ये मटेरियल नहीं है ना, ये लेबर है, तो ये आ गया आपका एक्सपेंसेस, ओके। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओके मालिक, बहुत अच्छे से समझ गया। अच्छा इनडायरेक्ट है तो कहां पे इनकर हुआ है? ऑफिस में हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलेगा सर, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, साउंड बहुत क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। कुछ स्टूडेंट साउंड का क्वेरी रेज कर रहा है, लेकिन क्लियर है एकदम। यस। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
सेकंड लास्ट ओवरहेड है सेलिंग ओवरहेड है। जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साथ में यूज होता है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके चलेगा सर। अब सेलिंग ओवरहेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मार्केटिंग करने के लिए या सेल करने के लिए आपने यूज किया तो इट विल बी अ सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, तो बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सेल कहां पे होता है, तो एक स्टोर्स पे होता है, ठीक है, या फिर आउटलेट पे होता है, ठीक है, शॉपिंग मॉल वगैरह वहां पे आप कुछ सेल करेंगे, आउटलेट पे सेल करेंगे। बस आपको वो सोचना है और क्या एक्सपेंसेस लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, सपोज एचकेसी मॉल में, एचकेसी फर्नीचर मॉल, यहां पे चैंप लोग लिमिटेड, इनका एक ये मॉल में शॉप है, यानी आपका यहां पे शॉप है जहां से ये जो फर्नीचर है वो आप कस्टमर को बेचते हो। ठीक है, अब ये सेल्स आउटलेट पे आपको क्या क्या खर्चा लगेगा? ऑब्वियसली आपको कुछ मटेरियल लगेगा, आपको कुछ लेबर लगेगा या फिर सैलरी, और कुछ एक्सपेंसेस आपको लगेगा। ठीक है, ये जो बेचने के लिए। अच्छा, मटेरियल क्या लगेगा? सपोज ये स्टोर्स क्लीन करने के लिए क्लीनिंग मटेरियल लगा, ओके एक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको लगेगा। ओके तो ये आएगा आपका मटेरियल। लेबर क्या हो गया फ्रेंड्स? आपने सैलरी पे किया सेल्समैन का, सेल्स मैनेजर का सैलरी आपने पे किया, या फिर वहां पे जो वर्कर्स हैं जो स्टोर्स में काम करते हैं उनका सैलरी आपने पे किया, ये लोगों को कमीशन वगैरह आपने पे किया। ठीक है, ये आएगा आपका लेबर या फिर सैलरी। और एक्सपेंसेस वही सारे आपने, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ वहां पे कुछ इक्विपमेंट रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, फर्नीचर रहेगा, उसका डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस। आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाया, ये सारा आएगा एक्सपेंसेस में। चलिएगा, तो ये था आपका सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, आप चेक कर लो मटेरियल में क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, क्लीनिंग मटेरियल यूज किया है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग और लिस्ट प्राइस। अच्छा देखिए, आप कोई भी शॉप में जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं भाई एक कैटलॉग बता, कौन सा प्रोडक्ट तू बेचता है, क्या प्राइस लिस्ट है। से फॉर एग्जांपल आप होटल में जाते हो और फ्रेंड्स होटल में आप मेनू कार्ड, ठीक है ना, तो वही रहता है प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं कैटलॉग या फिर लिस्ट प्राइस। ओके, तो ये जो प्रिंट वगैरह ये खर्चा। ओके, नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा? सेल्स डायरेक्टर का सैलरी, सेल्स मैनेजर का सैलरी, सेल्स ऑफिसर का सैलरी, सेल्समैन का सैलरी, अदर स्टाफ, ठीक है, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका सैलरी, वेजेस एंड सैलरी ऑफ क्लीनिंग स्टाफ। ठीक है, एक टीटी इंडस्ट्रीज कौन है, उन्होंने बोला हमाल, ओके, ठीक है, तो ये हमाल भी इनडायरेक्ट यानी एक्सपेंसेस, यानी आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा। ओके चलेगा, नेक्स्ट पार्ट था आपका एक्सपेंसेस, वही सारे एक्सपेंसेस है, रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट वन है रिपेयर्स मेंटेनेंस, इंश्योरेंस है, इसके बाद इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, लाइटिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये सारे आपके एक्सपेंसेस में कवर होएगा। ओके चलिएगा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट नहीं, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट नहीं है, ओवरहेड्स का लास्ट पार्ट है। ओके, ओवरहेड का लास्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब यह है आपके वेयरहाउस से कस्टमर तक लेके जाना, या फिर आपके सेल्स जो डिपार्टमेंट है वहां से कस्टमर तक लेके जाना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन में
आपको एनालाइज करना है व्हीकल, आपको एनालाइज करना है वेयर हाउस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेयर हाउस क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेयर हाउस क्या है। जहां पे फाइनल प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है वो वेयर हाउस है, और स्टोर रूम क्या है, जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो वो ट्रक व्हीकल, ठीक है, जिससे आप वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री का डिस्टेंस से हमें कोई डिसाइड नहीं करना है। वो कुछ स्टूडेंट डाउट पूछ रहे कि सर जी फैक्ट्री का एरिया कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर 10-50 किलोमीटर, उससे हमारा कोई कंसेप्ट में ये नहीं रहता है। यस, चलिएगा नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से मटेरियल यूज होएगा फ्रेंड्स, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, क्लीनिंग मटेरियल यूज किया, पेट्रोल डीजल ऑफ दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या, लेबर में क्या आएगा, सैलरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर और पैकर, जो पैकिंग करते हैं उनका सैलरी, डिस्पैच स्टाफ का सैलरी, वेजेस ऑफ द ड्राइवर, क्लीनिंग स्टाफ, ठीक है, जो लोड करवा रहे अनलोड करवा रहे उनका वेजेस एंड सैलरी विल बी कवर्ड हियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, वो जो गोडाउन है, वो गोडाउन का या फिर वेयरहाउस है उसका रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ठीक है, बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन कुछ रहेगा, रिपेयर्स रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, इसके बाद लाइटिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस रहेगा, कैरेज आउटवर्ड, इंश्योरेंस, आपने गोडाउन में इंश्योरेंस करवाया तो ये कवर होएगा। जी हां सर, अब एक क्वेश्चन है आपसे, टोल टैक्स आपने पे किया, वो जो व्हीकल है जिसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो व्हीकल का आपने शोरूम में जाके रिपेयरिंग वगैरह किया। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, 1 2 3, 1 2 3, क्या ये मटेरियल है, क्या ये लेबर है, क्या ये एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 2 3, 1 2 3। टीटी इंडस्ट्रीज, आप जो क्वेरी पूछ रहे हो फ्रेंड्स, ये फ्रेशर की बैच है, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे वो बेसिक पहले एक्सप्लेन करने तो फिर वो स्पेसिफिक, वो पैकिंग का क्या करना है वो स्पेसिफिक में करवा लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 12th में, 12th का इन्होंने अभी एग्जाम दिया है या फिर फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, तो नॉट 12th, फाउंडेशन का एग्जाम दिया हुआ है, तो ये इनके लिए है जो स्पेसिफिक है। और ये सेकंड लेक्चर है, तो जो स्पेसिफिक है कि पैकिंग का क्या करना है। बॉस, पैकिंग में 3 टाइप है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और स्पेशल पैकिंग। अभी बता दूंगा तो सबको नहीं समझ में आएगा, तो वो क्वेरी आप मुझे प्राइवेट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिएगा। सबसे पहले तो ये है एक्सपेंसेस, दूसरा ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तीसरा ये किसके लिए लगा है, फैक्ट्री नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सेलिंग नहीं, ये किसके लिए लगा है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगा है, तो ये आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आई होप एब्सोल्युटली ये जो ओवरहेड है ये आपके दिमाग में फिट हो गया है, एब्सोल्युटली दिमाग में ये फिट हो गया है। ओके, तो फ्रेंड्स हमें लगभग 1.5 लेक्चर लग गया ये एक ही पॉइंट डिस्कस करने में, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सर हमने इन्वेस्ट किया है 1.5 लेक्चर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कॉस्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, देन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, सो यहां पे हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा सिंपल पार्ट की तरफ आता है, जो ये टॉपिक का डिफिकल्ट पार्ट था। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब सर थोड़े मजा आएगा, सिंपल सिंपल पार्ट हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
यस सर। फ्रेंड्स क्लास अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये ओवरहेड्स टॉपिक में यूजफुल है, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में यूजफुल है, ये आपका बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में यूजफुल है। तो मैं अब तक का, ठीक है, अब तक का कॉस्टिंग के लेक्चर का सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला था एलिमेंट और दूसरा था फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सपोज क्लास में चला रहा हूं, मुझे सपोज 2 खर्चा लग रहा है, अभी सिर्फ 2 ही खर्चा ले रहा हूं। एक लग रहा है मुझे क्लासरूम का रेंट और दूसरा एक्सपेंसेस मुझे लग रहा है फ्रेंड्स नोट्स का खर्चा, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू नोट्स। एक नोट्स का खर्चा है और एक क्लासरूम का खर्चा है। मेरे क्लासरूम का कैपेसिटी है 500 स्टूडेंट का, मेरे क्लासरूम का कैपेसिटी है 500 स्टूडेंट का, ओके। और जो रेंट है मेरे क्लासरूम का वो 1 लाख रुपीस पर मंथ है। और दूसरा नोट्स का एक्सपेंसेस, अब ये जो नोट्स का खर्चा है वो 500 रुपीस पर स्टूडेंट है, ओके। अब आप मुझे बताएंगे, मैं कॉलमनर फॉर्म में ले रहा हूं, मेरे पास 10 स्टूडेंट आए, मेरे पास 20 स्टूडेंट आए, मेरे पास 50 स्टूडेंट आए, मेरे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। और मैं बैच चला रहा हूं, फेस टू फेस बैच सपोज चल रहा है अपना। सपोज मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा, अब आप आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी, मुझे क्लासरूम का रेंट, अरे क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, जल्दी आंसर दीजिएगा। मुझे क्लासरूम का रेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड है। पहले तो सर जी नेचर समझते हैं, कंसेप्ट पे आता हूं सर जी। ये एग्जांपल समझ गया ना, कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। 10 स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है तो 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। 20 स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है तो 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। 50 स्टूडेंट आता है तो भी मुझे 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। 100 स्टूडेंट आता है तो भी मुझे 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 500 स्टूडेंट तक कितने भी आने दो, 500 स्टूडेंट तक कितने भी आने दो सर जी, मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख। तो क्या ये वेरी हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, आपसे बात कर रहा हूं, हां आपसे। क्या ये वेरिएबल है, वेरी हो रहा है, या ये फिक्स है सर? 500 स्टूडेंट तक फिक्स है और सपोज लॉकडाउन हो गया, 0 स्टूडेंट आए, फिर भी मुझे 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइएगा नेचर क्या है रेंट का, क्या ये वेरी हो रहा है या ये फिक्स है? क्या ये वेरी हो रहा है या फिक्स है? आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे। अब आप बताइए वेरी है या फिक्स है? अब आप आंसर दीजिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, फिक्स्ड है, एकदम बराबर फिक्स्ड है, परफेक्ट सर, चैंप लोग, इट्स अ फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। ये अगर समझ में आ रहा है तो फिर कंसेप्ट पे जाएंगे हम लोग, ओके। अब चलो सर, नोट्स कितना लगेगा, मुझे नोट्स का खर्चा बता दीजिएगा। 500 रुपीज का है तो मुझे पहले केस में तो 5,000 लग गया, नेक्स्ट केस में मुझे 10,000 लग गया, नेक्स्ट केस में मुझे आई गेस 25,000 लग गया, और नेक्स्ट केस में मुझे सपोज आई गेस 50,000। नो नो, एक बार चेक करो सर, आंसर बराबर है ना मेरा? 50,000 परफेक्ट है। तो सर जी 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, मेरा ये जो नोट्स का खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है, मेरा ये जो नोट्स का खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है। तो सर जी नोट्स एक फिक्स है या वेरिएबल है? सर जी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट माय आउटपुट, स्टूडेंट जो मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, तो वो सर जी सपोज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, आउटपुट अगर ज्यादा आ रहा है तो मुझे ज्यादा नोट्स, ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं तो ज्यादा नोट्स मुझे देना पड़ेगा।
तो इसका नेचर क्या हो सकता है? क्या ये फिक्स है या ये वेरी हो रहा है? वेरी हो रहा है। क्या हो रहा है? वेरिएबल। और कितना सिंपल है। एक और आता है सेमी वेरिएबल, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो सिंपल है पहले वो हम लोग सीखेंगे। ओके, वेरी विद द स्टूडेंट। क्या परफेक्ट आंसर दिया है गरिमा? इन्होंने आंसर दिया यस, इट विल वेरी विद द स्टूडेंट। अगर ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो ज्यादा नोट्स दो, कम स्टूडेंट आते हैं तो कम नोट्स दो, जितने स्टूडेंट आए उतना नोट्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन रेंट जो आपने पे किया है सर, वो 500 तक कितने भी बिठा दो, रेंट तो आपको 1 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो ये दो बिहेवियर हो गया सर जी कॉस्ट का। एक हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। अब आपको देखते समझ में आता है क्या? आपका गलत नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। अरे टीटी इंडस्ट्रीज, आपका नाम क्या है बता दीजिएगा। टीटी इंडस्ट्रीज, पता चला कोई फैक्ट्री का बहुत बड़ा ओनर मेरा लेक्चर देख रहा है। चलिए, ओके, चलेगा। अब आंसर देना बंद करो पहले, और जितनी भी ताकत है वो ताकत यहां पे लगा दो, जितना भी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन यहां पे लगा दो, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। वेरिएबल कॉस्ट, बस बस बस, अब आप कमेंट नहीं करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट सर जी, वेरिएबल कॉस्ट में बॉस वेरी, छोटा वर्ड क्या उसमें? वेरी। वेरी का मतलब चेंज होना। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर कम होएगा तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कम होएगा। चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? जल्दी। पढ़ के मत बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या है फ्रेंड्स? इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। देखो यहां पे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। वेरिएबल कॉस्ट का और प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका कम होएगा। जीरो प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका जीरो आएगा। राइट फ्रेंड्स? अब एक पॉइंट दिमाग में आप फिट कर दो, ठीक है, छाप लो आपके दिमाग के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। क्या है? जोर से बोलो, समझने दो आपके घर में, आपके ऑफिस में, सबको बोलो जोर से। मैंने क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। जोर से चिल्लाओ, बोलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। आजू बाजू लोगों को समझना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। इन आवर एग्जांपल, सर जी नोट्स कितना भी प्रिंट करो, पर नोट्स खर्चा तो 500 रुपए ही लगेगा। अब 1000 प्रिंट करो, 5000 प्रिंट करो, कितना भी प्रिंट करो, लेकिन एक नोट्स का खर्चा तो 500 ही लगेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का सर जी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। बोलो जोर से, जय माता दी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। ओके, चलिए क्या क्या बोला सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में? वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आगे का एक पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं, जी हां मालिक, अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं, देखिएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, अच्छा मम्मी मारेगी सर, अरे नहीं मारेगी। जी हां सर। फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिया है 10,000, 5,000,
या फिर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 100, 200, 300 आउटपुट। एंड वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट कंसीडर किया है। ओके सर, आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन रहता है उसको हम लोग बोलते ओरिजिन। ओके फ्रेंड, जल्दी से बताइएगा, वेरिएबल कॉस्ट लाइन, एक चैंप क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चैंप लोग इसका आंसर देंगे। सर ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन तो आपने ड्रॉ किया है, ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हुआ सर? अब आपको आंसर, आप मुझे आंसर दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे इधर से या फिर और किधर से चालू क्यों नहीं हुआ सर जी? आपने उसको इंटरसेक्शन से क्यों स्टार्ट किया है? चलो आंसर दो। चैंप स्टूडेंट रहेगा जो इसका आंसर देगा। चैंप स्टूडेंट रहेगा जो इसका आंसर देगा। ओ हो सर, मैं कुछ इंटेंशन है इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। बॉस फ्रेंड्स, ठीक है, आप क्लैरिटी रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स के अंदर बॉस आप क्लैरिटी रखिएगा। ओके परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके कितना जबरदस्त हो सर, आप लोग मान गए। अगर प्रोडक्शन 0 है, ठीक है, अगर मैं क्लास ही नहीं ले रहा हूं तो नोट्स प्रिंट नहीं करूंगा, तो 0 प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होएगा, इसकी वजह से वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। और जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। कितना बराबर है कि एक भी स्टूडेंट आंसर दिया है राहुल जी इन्होंने कि सर अगर आपकी क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो नोट्स क्यों छपवाएंगे आप? आगे परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो आई होप ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये क्लियर है वेरिएबल कॉस्ट का। वापिस से बता देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। चलिएगा नेक्स्ट, आज का सेकंड लास्ट पॉइंट क्या पास आ रहे हैं? जी हां मालिक, फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी देर पहले समझ लिया था। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? थोड़ी देर पहले समझ लिया था फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। Fixed cost will remain fixed irrespective of the production, will not vary according to the production. सर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, दो समझ ले। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत बार वर्ड यूज होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। रेंट कैसे पे करते हो? प्रोडक्ट वाइज पे करते हो या पीरियड वाइज? मंथली रेंट है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाइज पे करते हो या फिर इंश्योरेंस आप पर एनम वगैरह पे करते हो? पर एनम, दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। टेंशन मत लो, अभी नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट क्या है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि रेंट पे किया वो पीरियड कॉस्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट वन। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल up to certain level fixed cost will be unaffected, terms and condition applicable